बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2.3.5 क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं? आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 6। 100 ml का एक बीकर लेकर उसमें 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें। दिए गए चित्र के अनुसार एक रबर कॉर्क पर 2 ऑलपिन लगाकर बीकर में रख दीजिए। चित्रानुसार ऑलपिनों को 9 वोल्ट की एक बैटरी, टॉर्च के एक बल्ब तथा स्विच को तांबे के तार के माध्यम से जोड़ दीजिए। क्या बल्ब जला? इसी प्रक्रिया को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ दोहराइए। क्या बल्ब अब भी जला? बच्चों, हमने कक्षा 9वीं में आयनिक यौगिकों के साथ एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जिससे विद्युत बल्ब जलने लगा था, यानी कि उसमें विद्युत चालन संभव है। क्या लगता है आपको, अम्ल और क्षार में भी विद्युत चालन संभव है? चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अम्ल लेते हैं। ये मेरे पास है तनु HCl, ठीक है, और ये है रबर की कॉर्क जिसमें हमने ये देखिए कील को इस प्रकार लगाया हुआ है और ये तार इसमें संयोजित है। तार में ये LED बल्ब भी लगाई हुई है। अब हमें इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है, तो यहाँ पर ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिससे हम 12 वोल्ट की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे। तो चलिए धारा प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए ये हो गया स्विच ऑन। देखिए तो LED बल्ब जला क्या? नहीं जला। अब हम एक काम करते हैं, ये लेते हैं इसे रबर की कॉर्क को इस प्रकार इसमें डालिए कि जो कील का कुछ हिस्सा जो है वो तनु HCl में डलना चाहिए, डूबना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं, देखिए LED लाइट जो है वो जलने लगी। देख रहे हैं बच्चों? तो हमने देखा, इसे हम इस प्रकार यहाँ रख देते हैं। ये देखिए LED लाइट जल रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अम्ल में भी विद्युत चालन संभव है क्योंकि अम्ल में आयनीकरण होता है। अब एक काम करते हैं, फिर से अब हम ले लेते हैं क्षार। तो अब हम इसके क्षार के साथ करेंगे इसी क्रियाकलाप को। तो हमने क्षार के रूप में ले लिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और फिर से वही प्रक्रिया करनी है, तो विद्युत धारा का प्रवाह करना होगा। तो ये कर लिया स्विच ऑन। देखिए अभी लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। तो अब ये वापस से जाएगा अंदर, किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और बिल्कुल उसी प्रकार कि वो जो कील है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ी डूबनी चाहिए। देखिए बच्चों, लाइट जल गई। इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों में आयनीकरण होता है और इसलिए दोनों में विद्युत का चालन संभव है। कक्षा 9वीं में हमने क्रियाकलाप के द्वारा समझा है कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयनिक पदार्थ विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन करते हैं। इसी प्रकार उपरोक्त क्रियाकलाप में अम्ल और क्षार के विलयन द्वारा विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करती है कि अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है। 2.4 आयनीकरण, आयोनाइजेशन। अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया। स्वीडन के वैज्ञानिक आरेनियस ने सन 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षारों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन H+ चार्ज तथा एक ऋणावेशित आयन में वियोजित होता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड आयन OH- चार्ज और एक धनावेशित आयन में वियोजित होता है।
ये आयन उपरोक्त क्रियाकलाप 6 में विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी हैं। H2SO4 is equal to twice H plus charge plus SO4 2 minus charge. CaOH whole twice is equal to Ca double plus charge plus twice OH minus charge. आयनीकरण आयोनाइजेशन मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। स्वांते ऑगस्ट आरेनियस 1859 से 1927 वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जलीय विलयनों में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझाया। उन्होंने सुझाव दिया कि आयनिक पदार्थ जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को H+ आयन तथा OH- आयन के बनने के आधार पर समझाया। उन्हें सन 1903 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। 2.4.1 क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? क्रियाकलाप 7 एक 100 ml के बीकर में 50 ml ग्लूकोज विलयन लेकर उपकरण को क्रियाकलाप 6 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित करें। क्या बल्ब जला? क्रियाकलाप 6 में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए जाने पर बल्ब का जलना यह इंगित करता है कि HCl अणु के आयनन के पश्चात H+ आयन बनते हैं, जबकि ग्लूकोज विलयन में H+ आयन नहीं बनते। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल ही होते हैं। बच्चों, इसके पूर्व क्रियाकलाप में आपने देखा कि जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो LED लाइट जलती हुई दिखाई दी, और इसी प्रकार जब हमने क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तब भी LED लाइट जलती हुई दिखाई दी। इसका तात्पर्य यह था कि अम्ल ने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त किया, और इसी प्रकार क्षार ने अपनी जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त किया, और ये आयन ही इन अम्ल तथा क्षार के विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी थे। तो क्या वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है वे अम्ल होते हैं? जैसे कि ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि इसके एक अणु में 12 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो क्या यह भी अम्ल है? क्या यह भी अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा? आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। 2 चम्मच ग्लूकोज, इस तरह डालकर इसका विलयन भी तैयार कर लेते हैं। जिसमें हमने ग्लूकोज का विलयन मिला हुआ है उसमें यही प्रक्रिया करें। ये देखिए, दोनों सिरों पर हमने अपना विद्युत परिपथ कंप्लीट किया, परंतु हमें LED लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हमने ग्लूकोज के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो LED लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दी। इसका तात्पर्य है कि ग्लूकोज ने अपने हाइड्रोजन को आयनों के रूप में मुक्त नहीं किया। इसका तात्पर्य हुआ कि वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन होता है ये आवश्यक नहीं कि वो अम्ल हों। अम्ल वही होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। 2.4.2 क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? क्रियाकलाप 8 एक शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लीजिए। इसमें 1-2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परख नली की दीवार की सहायता से डालिए। क्या परख नली से कोई गैस बाहर निकलती है? अब परख नली के मुंह के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर ले जाइए। क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? अब परख नली के मुंह के समीप गीला नीला लिटमस पेपर ले जाइए। क्या अब नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? शिक्षकों के लिए निर्देश।
यदि हवा में नमी हो तब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के परीक्षण से पहले उसे अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड से भरी नली में प्रवाहित कर शुष्क कर लें। उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि HCl केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि पानी के संपर्क में ही यह अपने हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में अलग करता है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के संपर्क में आकर OH- आयन हाइड्रोक्साइड देते हैं। ये क्षार कहलाते हैं, जैसे NH4OH, NaOH आदि। कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है, यह उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रबल अम्ल तथा क्षार के अणु पूर्णतः आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल तथा क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ ही अणु आयनित होते हैं, ज्यादातर अणु अनआयनित रहते हैं। हेलो बच्चों, अब तक आप कई प्रकार के अम्लों से परिचित हो चुके हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 आदि। जानते हैं ये अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। तो क्या यदि जलीय विलयन न हो तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करेंगे, यानी कि अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे? आइए आज हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए हमें कुछ विलयनों की आवश्यकता होगी, जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें चाहिए होगा नीला लिटमस पेपर। आइए ये क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए मैंने जो सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया है, इसमें मैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे परख नली के सहारे डालती हूँ। जब मैं इस सोडियम क्लोराइड में H2SO4 डालूंगी तो यहाँ पर HCl गैस निकलेगी, और ये HCl गैस नीले लिटमस, चूंकि अम्लीय होती है इसलिए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगी। अरे, ये नीला लिटमस पेपर तो लाल रंग में परिवर्तित ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि HCl गैस चूंकि शुष्क है और इसलिए ये अपने हाइड्रोजन आयन रिमूव नहीं कर रही है, और इसलिए ये नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित नहीं हो रहा है। चलिए इसी क्रियाकलाप को हम पुनः दोहराते हैं। मैं सोडियम क्लोराइड के विलयन में H2SO4 डालती हूँ, और इसके सामने अब गीला लिटमस पेपर रखती हूँ। आप देख रहे हैं कि ये नीला लिटमस पेपर जो नीले रंग का था लाल रंग में परिवर्तित हो गया है। तो बच्चों, देखा आपने, जब हमने निकास नली के सामने सूखा लिटमस पेपर रखा तो कोई रंग परिवर्तित नहीं हुआ, और लेकिन जब हमने इससे गीला लिटमस पेपर निकास नली के सामने रखा तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि अम्ल अब जलीय विलयन के संपर्क में आने पर ही अपने हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और अम्लीय स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के संपर्क में आने पर ही अपने हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। इन्हें हम क्षार कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अब ये प्रयोग आप अपनी प्रयोगशाला में भी जरूर दोहराइएगा। 2.5 अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल? हम विलयन में H+ आयन अथवा OH- आयनों के आधार पर उसकी अम्ल या क्षार के रूप में पहचान करते हैं। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? क्या है pH मान?
अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ P का तात्पर्य पोटेंस शक्ति है, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा कितनी है यह पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लीयता से 14 अधिक क्षारीयता तक पीएच मान ज्ञात किए जा सकते हैं। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। किसी विलयन के पीएच को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसकी सहायता से किसी अम्लीय और क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात की जाती है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं।